हेलो गाइस, तो आज की क्लास के अंदर अपन इस क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के शेड्यूलर्स होंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कितने टाइप्स के शेड्यूलर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बात करें तो सबसे पहला तो आता है कौन सा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कौन सा आता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जॉब शेड्यूलर। क्या कहा जाता है? जॉब शेड्यूलर। अब जॉब शेड्यूलर इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो इसको ये अपने को याद रखना है कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है इसको जॉब शेड्यूलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अपन जानते हैं कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, नई जॉब्स को क्रिएट करता है। जैसे अपने जो लाइफ साइकिल पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस लाइफ साइकिल है उसके अंदर अपने बताया था कि जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, प्रोसेस के अंदर न्यू स्टेट के अंदर क्या होती है, जॉब्स क्रिएट होती है। क्या होती है? जॉब्स क्रिएट होती है। और उसके बाद में वो जो जॉब्स होती है वो कहाँ जाती है, रेडी स्टेट के अंदर जाती है, और फिर वो कहाँ जाती है, रन स्टेट में जाती है, और फिर कहाँ जाती है, वो टर्मिनेट स्टेट में जाती है। तो इसके अंदर जो अपनी नई जॉब्स हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ये किसके अंदर, ये कौन क्रिएट करता है? ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। क्या करता है? तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, इसका क्या काम क्या होता है, ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ये क्या करता है, नई जॉब्स क्रिएट करता है। क्या करता है? नई जॉब्स क्रिएट करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जॉब शेड्यूलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉब शेड्यूलर बोला जाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, नई जॉब को क्रिएट करता है। क्या करता है? नई जॉब को क्रिएट करता है। अपने को याद रखना है कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ये क्या करता है, नई जॉब्स को क्या करता है, क्रिएट करता है। और क्या करता है, ये क्या करता है, जो नई जॉब है उसको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आता है। कहाँ लेके आता है? सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लेके आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेके आता है, ठीक है, लेकर आता है। और ये क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नई जॉब को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नई जॉब को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आता है। और ये क्या करता है, और यह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। तो अपने को याद रखना है कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ये क्या करता है, नई जॉब्स को क्रिएट करता है। और नई जॉब्स को क्रिएट करने के बाद में ये क्या करता है, उन जॉब्स को, जो नई जॉब्स है उन नई जॉब्स को कहाँ लेके आता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेकर आता है। कहाँ लेके आता है? सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आता है। और ये क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो अपन जो प्रोसेस है या जो जॉब है वो क्या कर रहे हैं, अपन क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। मतलब कि अपन कोई पर्टिकुलर टाइम है उसमें जितने प्रोसेस रैम में प्रेजेंट होते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जितने प्रोसेस रैम में प्रेजेंट प्राइमरी मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो अपन ये बात कर रहे हैं, तो अपन ने बताया था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, लॉन्ग टर्म जो शेड्यूलर है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। क्या क्यों कर रहा है? क्योंकि ये क्या करता है, यही होता है जो नई जॉब्स को कहाँ लेके जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में लेके जाता है। और अपन ने बात की जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये क्या होती है कि रैम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पर, ये पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने प्रोसेस रैम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अर्थात रैम में जितने ज्यादा प्रोसेस होंगे, क्या होंगे, रैम यानी प्राइमरी मेमोरी में जितने ज्यादा प्रोसेस होंगे उसकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग होगी वो क्या होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग उतनी ही ज्यादा होगी। तो जॉब क्रिएशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही डिग्री ऑफ क्या होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग होगा। और जितना जॉब क्रिएशन कम होगा उतनी क्या होगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम होगी। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि जितने ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा और जितना जॉब क्रिएशन है वो रैम के अंदर जाएगा यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाएगा। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वो कौन कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल करता है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को
अपन जॉब शेड्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, नई जॉब्स को क्रिएट करता है। क्या करता है, नई जॉब्स को क्रिएट करता है। तो अपन ठीक है, अब बात करें दूसरा, वो कौन सा है, तो वो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कौन सा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये क्या काम करता है, तो ये जो रेडी स्टेट है, उस रेडी स्टेट में जो मौजूद मल्टीपल जॉब्स यानी कि प्रोसेस है, उन जॉब में से किसी एक जॉब को सिलेक्ट करता है और कहाँ भेजता है, रन स्टेट यानी कि सीपीयू के पास में एग्जीक्यूट करने के लिए भेजता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या हो गया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करता है, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करके जो रेडी स्टेट में जितने भी प्रोसेस या जॉब्स होती है, उसमें से एक जॉब या प्रोसेस को क्या करता है, सेलेक्ट करता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए रन स्टेट में भेजता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, ये क्या काम करता है, तो यहाँ रेडी स्टेट में मौजूद मल्टीपल जॉब्स, रेडी स्टेट में जो मौजूद मल्टीपल जॉब्स यानी कि प्रोसेस में से किसी एक जॉब या प्रोसेस, किसी एक जॉब को सेलेक्ट करके सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए भेजता है। क्या करता है, भेजता है। तो अपने रेडी स्टेट के पास तो कौन भेज रहा था, वो तो भेज रहा था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, वो क्या कर रहा था, रेडी स्टेट के पास भेज रहा था। अब रेडी स्टेट से अपन जो रन स्टेट में भेज रहे हैं, वो कौन भेज रहा है, वो भेज रहा है अपना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, वो भेज रहा है। तो अपन बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये अपनी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये अपने सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ से क्या करता है, जो है उस जो को क्रिएट करके कहाँ भेजता है, रेडी स्टेट में भेजता है। कहाँ भेजता है, रेडी स्टेट में, जहाँ पर क्या करता है, न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, और फिर कहाँ जाता है, ये रन स्टेट में। तो जो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो न्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो कौन कर रहा है, और रैम के अंदर कौन भेज रहा है, वो भेज रहा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कौन भेज रहा है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। जबकि रेडी स्टेट के अंदर से फिर प्रोसेस को, जो अपना रन स्टेट है, उस रन स्टेट के अंदर यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के पास कौन भेज रहा है, वो भेज रहा है अपना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कौन भेज रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब तीसरा है अपना, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तीसरा, जिसका नाम है मिड या मिडल, क्या, मिड या मिडल टर्म शेड्यूलर। कौन सा, मिड या मिडल टर्म शेड्यूलर। ये क्या काम करता है, मिड या मिडल टर्म शेड्यूलर, तो अपन ने बताया था कि जब रैम है, उस रैम के अंदर क्या होता है कि जब रैम पूरी भर जाती है, तो रैम पूरी भर जाने के बाद में जो प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को कहाँ भेजा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर क्या होती है, जगह नहीं बचती है। तो जो अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो सेकेंडरी मेमोरी में भेज रहे हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी में भेज रहे हैं मतलब कि उसको क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को आउट कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी से। तो प्राइमरी मेमोरी से प्रोसेस को आउट करने को क्या बोलते हैं, स्वेप्ट आउट बोलते हैं। और वापस जब रैम के अंदर जगह खाली होती है, तो अपन क्या करते हैं, उस सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को कहाँ लेके आते हैं, वापस रैम में लेके आते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, स्वेप इन। तो जो स्वेप आउट और स्वेप इन का जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, वो कौन सा शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है, मिड या मिडिल टर्म शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा रैम के अंदर जो प्रोसेस होता है, उसको कहाँ भेजा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में, और सेकेंडरी मेमोरी से वापस प्रोसेस को कहाँ लिया जाता है, रैम के अंदर। ये काम कौन करता है, ये मिड टर्म शेड्यूलर करता है। क्या करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। तो ये क्या करता है, ये मिड टर्म जो शेड्यूलर है, ये स्वेप इन और क्या करता है, स्वेप इन और स्वेप आउट, स्वेप इन और स्वेप आउट ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो जो ये मिड टर्म शेड्यूलर होता है, ये क्या करता है, स्वेप इन और स्वेप आउट का जो ऑपरेशन होता है, उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अपन बात करें तो स्वेप इन और स्वेप आउट का ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, ये अपना मिड टर्म शेड्यूलर या मिडिल शेड्यूलर परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, तो ये रैम से जब रैम पूरी भर जाती है, तो रैम से क्या करता है, प्रोसेस को कहाँ भेजता है, तो प्रोसेस को रैम से प्रोसेस को कहाँ भेजता है, सेकेंडरी मेमोरी में भेजता है। कहाँ भेजता है, सेकेंडरी मेमोरी में भेजता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या करता है, भेजता है, प्रोसेस को कहाँ भेजता है, रैम से सेकेंडरी मेमोरी में भेजता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्वेप्ट आउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वेप आउट कहा जाता है। स्वेप आउट किसे कहते हैं, स्वेप आउट कौन कहते हैं, जब कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जब रैम है, रैम वो क्या हो जाती है, भर जाती है, यानी फुलफिल हो जाती है, तो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रैम से सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्वेप्ट आउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वेप्ट आउट। और जब अपनी रैम वापस क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, तो वापस अपन क्या करते हैं, उस सेकेंडरी मेमोरी से जो प्रोसेस है, कहाँ से, सेकेंडरी जो मेमोरी है, उस सेकेंडरी मेमोरी से वापस प्रोसेस को कहाँ भेज रहे हैं, रैम के अंदर लेके आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्वेप्ट इन कहा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को
प्रोसेस को कहाँ लेके आते हैं, रैम में लेकर आते हैं, वापस क्या करते हैं, रैम में लेकर लेकर आता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे स्वैप इन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वैप इन कहा जाता है। तो अपना जो स्वैप इन और स्वैप आउट का जो प्रोसेस होता है, ये कौन परफॉर्म करता है, ये अपना मिडिल टर्म या मिड टर्म शेड्यूलर परफॉर्म करता है, जिसके अंदर क्या होता है कि रैम से प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी से वापस रैम में लेकर आया जाता है। तो अपन ने जो बात की थी, जो प्रोसेस साइकिल था, ठीक है, तो उस प्रोसेस साइकिल के अंदर अपन ने दो प्रकार की बात की थी। एक तो सस्पेंडेड रेडी, क्या बात की थी, सस्पेंडेड रेडी, सस्पेंडेड रेडी। और कौन सा बात की थी अपन ने, सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। कौन सा, सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। कहाँ पे, सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। तो उसमें अपन क्या कर रहे थे, जो अपना सस्पेंडेड रेडी है और ये सस्पेंडेड जो वेट एंड ब्लॉक है, ये कहाँ पर है, ये सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ पर है, सेकेंडरी मेमोरी। तो अपन ने क्या किया था, जो रेडी स्टेट थी, उस रेडी स्टेट से जो प्रोसेस है वो सेकंड सस्पेंडेड रेडी या फिर वापस सस्पेंडेड रेडी से रेडी में लेके आ रहे थे। ये प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म अपना करता है मिड टर्म शेड्यूलर। कौन परफॉर्म करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। और इसी तरह अपन ने जो सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक से जो वेट एंड ब्लॉक था, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, वेट एंड ब्लॉक प्राइमरी मेमोरी में। कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, प्राइमरी मेमोरी में। और जो ये वेट एंड ब्लॉक, ये भी कहाँ है, प्राइमरी मेमोरी में। तो ये जो स्टेट थे रेडी और वेट एंड ब्लॉक, जो प्राइमरी मेमोरी में, उसको प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी यानी कि सस्पेंडेड रेडी या सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। जब क्या होता है, जब प्राइमरी मेमोरी यानी रैम भर जाती है, तो इसको प्रोसेस को जो स्वेप इन या स्वेप आउट किया जाता है, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है किससे, मिड टर्म शेड्यूलर। किससे परफॉर्म किया जाता है, मिड टर्म शेड्यूलर से परफॉर्म किया जाता है। तो अपने को याद रखना है कि जो सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक होता है, इसके अंदर जो प्रोसेस आता है, ये इससे वापस रेडी एंड वेट एंड ब्लॉक में जाता है। तो ये कौन शेड्यूलर परफॉर्म करता है, ये मिड टर्म शेड्यूलर परफॉर्म करता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोसेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स। तो प्रोसेस एट्रीब्यूट्स की बात करें तो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स में होती है, सबसे पहले कौन सी होती है, प्रोसेस आईडी होती है। क्या होती है, प्रोसेस आईडी। तो अपन ने बात की थी, जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात की थी, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में क्या किया था, किसी प्रोसेस को किया गया था। तो लॉन्ग टर्म जो शेड्यूलर किसी प्रोसेस को क्रिएट करता है, तो उस प्रोसेस को साथ में एक यूनिक आईडी देता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोसेस आईडी कहा जाता है। तो ये कौन जनरेट करता है, ये जनरेट करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो जब किसी प्रोसेस को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जनरेट करता है, ये क्रिएट करता है, तो क्या करता है, उस प्रोसेस को एक क्या कर देता है, यूनिक आईडी भी देता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोसेस स्टेट। क्या, प्रोसेस स्टेट एट्रीब्यूट्स मतलब हो गए उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक या कैसे विशेषता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस आईडी हो गई, साथ में क्या है, प्रोसेस स्टेट। अब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पर प्रोसेस कहाँ पर प्रेजेंट है, किस स्टेट में मौजूद है, इसे क्या कहा जाता है, प्रोसेस स्टेट कहा जाता है। मतलब कि प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में है, रन स्टेट में, या टर्मिनेट स्टेट में, या फिर वेट एंड ब्लॉक। तो प्रोसेस से वो प्रेजेंट टाइम पर या पर्टिकुलर टाइम पर वो प्रोसेस कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको उसकी स्टेट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्रोग्राम काउंटर। कौन सा है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, तो प्रोग्राम काउंटर एक तरीके से पॉइंटर मान लो। क्या मान लो, पॉइंटर। ये एक प्रकार का क्या होता है, स्पेशल रजिस्टर होता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, यह एक स्पेशल रजिस्टर, यह एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि क्या करता है, एग्जीक्यूट होने वाली जो भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन या जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या जो भी होगा, जो भी प्रोसेस होएगा, उसकी क्या रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होएगा, प्रोग्राम होएगा, ठीक है, या जो होएगा उसकी क्या रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये एक स्पेशल प्रकार का क्या हो जाता है, रजिस्टर होता है। तो अपने को याद रखना है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, एक प्रकार का स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि क्या करता है, तो जो कि एग्जीक्यूट होने वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो या फिर प्रोसेस, जो भी आप बोलो, ठीक है, उसकी क्या रखता है, इन्फॉर्मेशन रखता है। क्या रखता है, इन्फॉर्मेशन रखता है। क्या रखता है, इन्फॉर्मेशन रखता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि क्या करता है, नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है, ये जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होएगा, उसकी क्या रखता है, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में अपना कौन सा एट्रीब्यूट है, उसके बाद में जनरल पर्पज रजिस्टर इंफॉर्मेशन। जनरल पर्पज रजिस्टर इंफॉर्मेशन।
जनरल पर्पज रजिस्टर इंफॉर्मेशन। अब ये जनरल पर्पज रजिस्टर इंफॉर्मेशन क्या करता है, तो ये एक प्रोसेस में कौन कौन से रजिस्टर है वो यूज हुए हैं, ठीक है, ये उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। तो जनरल पर्पज रजिस्टर इंफॉर्मेशन है, ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कौन कौन प्रकार के रजिस्टर को यूज कर रखा है, एक प्रोसेस ने कौन कौन से प्रकार के रजिस्टर को यूज करके रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, जनरल पर्पज रजिस्टर इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये क्या करता है, एक प्रोसेस एक प्रोसेस ने कौन कौन से रजिस्टर को यूज कर रखा है, ये क्या करता है, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। क्या रखता है, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन कौन से रजिस्टर ने, उस प्रोसेस ने कौन कौन से प्रकार के रजिस्टर को यूज करके रखा है, उसकी क्या रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है। कौन रखता है, जनरल पर्पज रजिस्टर इंफॉर्मेशन। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा होता है, तो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। क्या होता है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। ये क्या रखता है, तो ये रखता है कि प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस ने कौन कौन सी फाइल्स का यूज किया है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल एट्रीब्यूट के अंदर। किसके अंदर रखी जाती है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल एट्रीब्यूट के अंदर। प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने कौन कौन सी फाइल्स को यूज किया है, वो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी जाती है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल के अंदर रखी जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस। क्या रखते हैं, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस। तो लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने कौन कौन से डिवाइस को यूज किया है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी जाती है, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस के अंदर रखी जाती है। उसके बाद में क्या है, प्रियोरिटी। क्या है, प्रियोरिटी। तो प्रियोरिटी क्या होता है कि जैसे कि प्रत्येक जो प्रोसेस होता है, वो प्रत्येक प्रोसेस क्या करता है, जब जनरेट होता है तो अपनी एक प्रियोरिटी सेट करवा के आता है कि वो प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, कब एग्जीक्यूट होगा। तो उसकी प्रोसेस की जो प्रियोरिटी है, वो प्रियोरिटी सेट की जाती है, तो वही क्या होती है, वो प्रियोरिटी के अंदर सेव की जाती है एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। और लास्ट क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस है, उस प्रोसेस को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, इस एट्रीब्यूट के अंदर। तो अपने कौन कौन से प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा प्रोसेस एट्रीब्यूट नहीं है। अगर ऐसा सवाल है तो उसमें अपने को याद रखना है, प्रोसेस आईडी होती है जो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा जनरेट की जाती है, प्रोसेस स्टेट होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर इन्फॉर्मेशन होती है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल होती है, और लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस, और प्रियोरिटी और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जो भी जितने भी प्रकार के जो अपने एट्रीब्यूट्स हैं, इसको एक मेमोरी स्पेस के अंदर क्या किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या बोला जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी कि इसको बोला जाता है पीसीबी। क्या बोला जाता है, पीसीबी। अब पीसीबी है, इसको क्या करते हैं, रैम में एक स्पेस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, स्पेस। पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसको क्या होता है, रैम के अंदर एक स्पेस दिया जाता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबको स्टोर करते हैं। प्रोसेस आईडी, यानी कि जो भी प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट है, तो सारे के सारे प्रोसेस एट्रीब्यूट्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे कि प्रोसेस आईडी हो गया, प्रोसेस स्टेट हो गया, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर हो गया, ठीक है, और जनरल पर्पज जनरल पर्पज रजिस्टर इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रकार के हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर क्या की जाती है, स्टोर की जाती है। जैसे कि अपने लिस्ट ऑफ ओपन फाइल हो गई, ठीक है, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, प्रियोरिटी हो गई। तो वो जितनी भी प्रकार की है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्या की जाती है, जैसे कि प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, इन सबको क्या कहा जाता है, रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। तो रैम के अंदर एक स्पेस बनाया जाता है, उस स्पेस के अंदर प्रोसेस के सारे एट्रीब्यूट्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है, तो एक प्रकार का स्पेस है जिसके अंदर प्रोसेस के सारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कहाँ, रैम में। इसे क्या बोला जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोला जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक स्पेस होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक स्पेस होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक स्पेस होती है जो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को क्या करती है, स्टोर करती है। जो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को स्टोर करती है, क्या करती है, स्टोर करती है। तो अपन बात करिए, जो प्रोसेस है उसके एट्रीब्यूट्स, जो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको स्टोर करने के लिए जो स्पेस जनरेट की जाती है रैम के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोला जाता है। अब जब किसी प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, तो उस प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, उसको पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। और अपने को याद रखना है कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, ये सभी प्रोसेस के लिए क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सभी प्रोसेस के लिए
क्योंकि हर प्रोसेस अपना अलग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जनरेट करेगा, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो सभी प्रोसेस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। और बात करें तो अपना जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, तो इसको अपने को याद रखना है कि इसको सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में स्टोर किया जाता है। कहाँ ये स्टोर किया जाता है, इसको प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि जो अपना पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, इसको अपने कहाँ पे स्टोर किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसकी बात करेंगे जिसका नाम है थ्रेसिंग। क्या नाम है, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग है वो थ्रेसिंग क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए कि जो थ्रेसिंग है वो थ्रेसिंग क्या होता है। तो अपन ने जब बात की कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, क्या है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, वो क्या करता है, प्रोसेस जनरेट करता जाता है। ठीक है। तो रैम है, उस रैम में क्या हो जाती है, प्रोसेस की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो प्रोसेस की संख्या अगर रैम में बढ़ती है तो इससे क्या होता है, शुरू में तो सीपीयू है वो सीपीयू यूटिलाइज होता है। क्यों, क्योंकि सीपीयू को क्या काम मिल जाता है, प्रोसेस है उस प्रोसेस पे काम करने के लिए सीपीयू को क्या मिल जाता है, काम करने के लिए प्रोसेस मिल जाता है। तो पहले तो सीपीयू का क्या होता है, यूटिलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में क्या होता है, प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि अपना जो रैम है वो रैम क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बढ़ जाता है। तो रैम बढ़ जाता है तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, उस प्रोसेस को रैम से सेकेंडरी मेमोरी में भेजता है या फिर सेकेंडरी मेमोरी से वापस रैम के अंदर लेकर आता है। तो वो जो अपना सीपीयू होता है वो सीपीयू क्या करता है, अपना मैक्सिमम जो टाइम होता है वो कहाँ खर्च कर देता है, स्वैप इन और स्वैप आउट में खर्च कर देता है। और क्या करता है, जो भी उसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूशन के लिए दिया गया था उस पर क्या करता है, वो काम करना कम कर देता है। तो इस जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग बोला जाता है। तो थ्रेशिंग क्या होती है, तो थ्रेशिंग होती है जब हम रैम में प्रोसेस की संख्या जब हम रैम में प्रोसेस की संख्या जब हम रैम में प्रोसेस की संख्या बढ़ाते हैं तो शुरू में सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी बढ़ता है। तो जब अपन रैम में प्रोसेस की संख्या बढ़ाते हैं तो शुरू में तो क्या होता है, सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन होता है वो बढ़ता है। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होने पर क्या होता है, सीपीयू का जो मैक्सिमम टाइम होता है उस सीपीयू का मैक्सिमम टाइम कहाँ खर्च हो जाता है, मैक्सिमम टाइम, क्योंकि रैम तो वो पूरी भर चुकी है। तो जो उस प्रोसेस को कहाँ भेजा जाएगा, वो प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाएगा। तो जिससे स्वैप आउट और फिर क्या किया जाएगा, वापस जब खाली होगा तो स्वैप इन करेगा उस प्रोसेस को। तो उसका सीपीयू का मैक्सिमम टाइम स्वैप इन और स्वैप आउट में यूज होने लगता है। और जो भी अपने को प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन दिया है उस प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन कम हो जाता है। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, इस कंसेप्ट को थ्रेशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंसेप्ट को थ्रेशिंग कहते हैं। तो अपने को याद रखना है कि थ्रेशिंग क्या होती है। तो थ्रेशिंग जब रैम में प्रोसेस है उसकी संख्या जब बढ़ जाती है तो शुरू में तो सीपीयू का क्या होता है, यूटिलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ द टाइम के बाद में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होने पर सीपीयू घटता है। मैक्सिमम जो टाइम होता है वो कहाँ खर्च हो जाता है, स्वैप इन और स्वैप आउट में खर्च होने लगता है। और इंस्ट्रक्शन या जो प्रोग्राम है उस पर एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग कहा जाता है। तो थ्रेशिंग में अपन बात करें तो इसमें अंदर ग्राफ कैसे बनता है, तो यहाँ पर बात करते हैं सीपीयू का यूटिलाइजेशन, क्या बात करते हैं, सीपीयू का यूटिलाइजेशन। और यहाँ पर क्या बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस, क्या नंबर ऑफ प्रोसेस। तो इसका जो ग्राफ बनता है कि शुरू में तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस जीरो पर यूटिलाइजेशन जीरो होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ते हैं वैसे सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन एक टाइम के बाद में जब नंबर ऑफ प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, वापस नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ने के बाद में भी सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ प्रोसेस और जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अपना जो सीपीयू है
ठीक है। उस सीपीयू के अंदर क्या होता है कि अलग अलग फ्रेम्स होते हैं। क्या होता है? अलग अलग फ्रेम्स क्या होते हैं? अलग अलग प्रोसेस को एलोकेट किए जाते हैं, और एक प्रोसेस को जितने ज्यादा फ्रेम्स एलोकेट किए जाएंगे उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। जैसे कि मान लो, जैसे कि अपन एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे फ्रेम है, ठीक है, ये कितने 100 फ्रेम है, कितने 100 फ्रेम, और ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम 100 फ्रेम है, ठीक है, और अपने को जो प्रोसेस है टोटल वो कितने हैं? 25 है। कितने हैं? 25। तो अपन बात करें तो अपने को एक प्रोसेस के लिए कितना फ्रेम मिला, तो एक प्रोसेस के लिए अपने को कितना मिला? 100 में अपन क्या कहते हैं? 25 को डिवाइड करेंगे तो 4 फ्रेम। क्या मिला? 4 फ्रेम। और ऐसे कैसे सेम ही यही सेम 100 फ्रेम के अंदर अपन अगर मान लो 100 प्रोसेस ले लें, कितने ले लें? 100 प्रोसेस, तो एक एक प्रोसेस को कितना फ्रेम मिला होगा? 100/100, यानी कि एक फ्रेम। तो जो अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो किसके अंदर फास्ट होएगा? जो अपने को 25 प्रोसेस है उसके अंदर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा? फास्ट होगा। तो अपने को याद रखना है, किसी प्रोसेस के पास किसी प्रोसेस के पास किसी प्रोसेस के पास ज्यादा जितनी ज्यादा फ्रेम होगी उतना ही एग्जीक्यूशन क्या होगा? फास्ट होगा। क्या होगा? एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि जितना जो प्रोसेस है उसमें जितनी ज्यादा फ्रेम होगी उतना ही उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा? फास्ट होगा। थ्रेशिंग है, उस थ्रेशिंग होने के बाद में अपन क्या करते हैं? जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है उसको क्या करते हैं? सीपीयू क्या करता है? इन्फॉर्म करता है, बोलता है कि जो नई जॉब्स है उस नई जॉब्स को क्रिएट मत कर, क्योंकि पहले से ही लोड क्या रैम के अंदर बढ़ चुका है। तो जो थ्रेशिंग है उस थ्रेशिंग को होने के बाद में थ्रेशिंग होने के बाद में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को क्या किया जाता है? इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हें नई जॉब्स को क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। और थ्रेशिंग है, उस थ्रेशिंग से बचने के लिए अपन क्या स्टेप्स कर सकते हैं? तो अपन थ्रेशिंग से बचने के लिए रैम के अंदर क्या करते हैं? जो अपनी रैम होती है उस रैम का साइज क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। थ्रेशिंग है, उस थ्रेशिंग से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? रैम का साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह क्या होती है थ्रेशिंग की? तो अपने जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है? रैम का साइज है वो क्या होता है? कम होता है। और सीपीयू है, उस सीपीयू का जो सीपीयू है, ठीक है, और जो अपना ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? नई जॉब्स क्रिएट करता जाता है, उससे क्या हो जाती है? थ्रेशिंग हो जाती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे थ्रेड के बारे में, ठीक है, कि थ्रेड क्या होता है, ठीक है। तो थ्रेड क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? तो थ्रेड एक प्रकार का लाइट लाइट वेट प्रोसेस होता है। क्या होता है? लाइट वेट प्रोसेस। अब ये लाइट वेट प्रोसेस क्या होता है? तो अपन एक बात करें, जैसे कि अपना कोई प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि अलग अलग अपन थ्रेड्स बनाते हैं। अब उस अलग थ्रेड्स के द्वारा क्या होता है कि जितने भी अलग अलग अपन ने थ्रेड्स बनाए वो सारे के सारे जो थ्रेड्स हैं वो क्या करेंगे? उस प्रोसेस के जो भी कोड, डेटा और जो भी उसका सेगमेंट, यानी कि जो भी कोड होगा, उसका डेटा होगा, सेगमेंट्स होगा, उसको आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। लेकिन जो भी अलग अलग थ्रेड्स बना है उस इंस्ट्रक्शंस का, उसके अलग स्टैक और रजिस्टर क्या होंगे? वो अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग। और इस प्रकार से क्या है कि अपन उसका अपना जो भी उस प्रोसेस या इंस्ट्रक्शन का जो भी अपने को डेटा यूज करना है उसका क्या करेंगे? अपन यूज कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा? उसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो थ्रेड एक प्रकार का क्या है? लाइट वेट प्रोसेस है। क्या है? लाइट वेट प्रोसेस है। तो थ्रेड है, ये थ्रेड किस काम में आता है? तो थ्रेड थ्रेड क्या करता है? थ्रेड प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन होता है, थ्रेड प्रोसेस का प्रोसेस का एग्जीक्यूशन थ्रेड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। तो अपना थ्रेड है, वो थ्रेड क्या करता है? तो थ्रेड है वो क्या करता है? जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का क्या करता है? एग्जीक्यूशन फास्ट कर देता है। क्या कर देता है? फास्ट कर देता है। और इसमें जो थ्रेड है इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो अपन देखेंगे वो इंस्ट्रक्शन अभी कैसे कम होंगे, ठीक है। तो अपन बात करें, जैसे कि अपने 1000 इंस्ट्रक्शन है, कितने? 1000 इंस्ट्रक्शंस है। कितने? 1000 इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि उस इंस्ट्रक्शन के अंदर कोड का डेटा होएगा, ठीक है, और क्या होएगा? जो डेटा होंगे जो भी उस इंस्ट्रक्शन के वो होंगे, और साथ में क्या होंगे? जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनको सबको क्या होगा? स्टैक एलोकेट होगा, और क्या होगा? रजिस्टर एलोकेट होगा। क्या होगा? एक तो रजिस्टर वैल्यू और उसका जो स्टैक वैल्यू है वो क्या होगी? उसको एलोकेट होगी। तो ये अपना प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर क्या है? उस प्रोसेस के अंदर 1000 इंस्ट्रक्शन टोटल, जिसका 1000 इंस्ट्रक्शन के कोड का डेटा और कोड होगा, और क्या होगा? डेटा होगा, और साथ में उन इंस्ट्रक्शन को अलग अलग स्टैक और रजिस्टर क्या होंगे? एलोकेट होंगे। तो ये क्या है? अपना सिंगल एग्जीक्यूशन मतलब नॉर्मल तरीके से अपन लोग क्या कर रहे हैं? इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अपन इसको थ्रेड में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? थ्रेड में चेंज करेंगे। तो थ्रेड के अंदर क्या होगा?
थ्रेड के अंदर क्या होएगा कि जो ये 1000 इंस्ट्रक्शंस होंगे टोटल प्रोग्राम के अंदर, ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर जो 1000 इंस्ट्रक्शन होंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइडेड इन मल्टी थ्रेडिंग। अलग अलग क्या करेंगे, थ्रेड के अंदर डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग, इन अलग अलग थ्रेड के अंदर डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, तो उस थ्रेड का, अब इसमें क्या होएगा, ये जितने भी जो अलग अलग थ्रेड होंगे, ठीक है, उस सारे के सारे थ्रेड के अंदर जो कोड का डेटा होएगा और जो डेटा होएगा, ठीक है, तो कोड और जो डेटा होएगा वो तो सारे थ्रेड्स क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। लेकिन जो उनके स्टेक रजिस्टर होंगे, क्या होंगे, स्टेक रजिस्टर, स्टेक और जो रजिस्टर वैल्यू, स्टेक और रजिस्टर वैल्यू, वो क्या होगी, सारे के सारे थ्रेड्स की क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट। तो अपन क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस से उस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे मल्टीपल थ्रेड्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ये प्रोसेस पहले एक था जिसके अंदर क्या था, कोड और डेटा था, पूरा का पूरा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का, और क्या था, उसको एक ही स्टेक और रजिस्टर एलोकेटेड था। लेकिन अब क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, उस प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, जिसके अंदर क्या होगा, अलग अलग थ्रेड का अलग अलग स्टेक और रजिस्टर होगा। लेकिन वो जो मल्टीपल थ्रेड होंगे अलग अलग, वो सारे के सारे उस कोड और डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सारी एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इसको प्रेजेंट ये यूज करेगी। तो अपन इसकी बात करें तो थ्रेड क्या होता है, तो थ्रेड जब किसी जब किसी प्रोसेस में जब किसी प्रोसेस में मल्टी थ्रेडिंग जब किसी प्रोसेस में मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब किसी प्रोसेस में मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो सभी तो सभी थ्रेड्स द्वारा तो सभी थ्रेड्स द्वारा उस प्रोसेस के, अब यहाँ पर देखें तो जो इस प्रोसेस के अंदर जो मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट किया, जो अपने थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 बनाए, ये सारे के सारे जो थ्रेड है ये क्या करेंगे, उस प्रोसेस के कोड, डेटा या फिर जो भी उसका सेगमेंट होएगा प्रोसेस का, ठीक है, उसको क्या करेंगे, आपस में शेयर करते हैं। तो शेयर किया जाता है, शेयर किया जाता है। जबकि ये जो अलग अलग थ्रेड होंगे, ठीक है, इन अलग अलग थ्रेड्स का क्या होगा, स्वयं का स्टेक होएगा और स्वयं का क्या होएगा, रजिस्टर होएगा। तो प्रत्येक, जबकि अलग अलग थ्रेड का स्वयं का स्टेक और रजिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग होएगा। क्या होएगा, इंडिपेंडेंट रखता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये एक प्रकार से जो थ्रेड है, ये थ्रेड क्या है, तो थ्रेडिंग में क्या है, लाइट वेट प्रोसेस है। लाइट वेट मतलब अपन उसको क्या करें, छोटे छोटे जो थ्रेड है उस थ्रेड प्रोसेस के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो थ्रेड है वो प्रोसेस का क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। ठीक है, तो अपने क्या किया, देखा जैसे कि ये सिंगल एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा था, ये प्रोसेस था, इसके अंदर कोड और डेटा था और एक ही स्टेक और रजिस्टर था। तो अब एक पूरा सिंगल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करना, प्लस उसको या फिर उसको मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर डिवाइड करके प्रोसेस को छोटे छोटे थ्रेड्स T1, T2 और T3, जिसके अलग अलग स्टेट और रजिस्टर हैं, और वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल थ्रेड्स है वो कोड और डेटा को, प्रोसेस के जो कोड और डेटा है वो सबको क्या कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे अपने को ये फायदा हुआ कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। क्या हो गया, फास्ट। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, उसका नाम है क्या, स्टारवेशन। क्या है, स्टारवेशन। तो स्टारवेशन का हिंदी अर्थ होता है भूख। क्या होती है, भूख। तो अगर अपन बात करें, कोई एक स्टारवेशन क्या है, एक ऐसी समस्या, ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू के पास में जाकर एग्जीक्यूट होने के लिए कितना वेट करता है, इनडिफिनिट, यानी कि अनंत समय के लिए क्या करता है, उसका इंतजार करता है। तो स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन ये प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई प्रोसेस सीपीयू के पास जाकर एग्जीक्यूट होने के लिए इनफाइनाइट यानी अनंत टाइम के लिए क्या करती है, वेट करती है। क्या करती है, टाइम के लिए
अनंत समय के लिए क्या करती है, वेट करती है, वेट करती है। तो अपन बात करें जैसे कि अपना जो प्रोसेस के स्टेज थी, जैसे न्यू स्टेट हो गई, फिर वो जाएगा प्रोग्राम कहाँ, रेडी स्टेट में, ठीक है, और फिर वो कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट में, ठीक है। अगर अपना एल्गोरिथम जो यहाँ पर हो रहा है यूज, ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, उसके द्वारा जो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का अगर एल्गोरिथम है, कौन सा है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में क्या होता है कि वो प्रोसेस पहले आता है जिसका क्या हो, जिसका एग्जीक्यूशन या बस टाइम क्या हो, कम हो, क्या हो, कम। तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऐसे प्रोसेस 4 और प्रोसेस 5। तो एक का मान लेते हैं 10 सेकंड है, एक का मान लेते हैं क्या 15 सेकंड है, एक का मान लेते हैं 25 सेकंड है, और एक का मान लेते हैं 10,000 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये प्रोसेस 1, 2, 3, 4 ये तो क्या होंगे, आप आराम से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि इनका क्या है, बस्ट टाइम, यानी कि जो अपना शॉर्टेस्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट जो अपना एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, तो इसके अंदर तो इनका टाइम क्या शॉर्टेस्ट है, तो ये तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन ये क्या करेगा, ये इन अनंत समय के लिए क्या करेगा, वेट करेगा, क्या करेगा, वेट करेगा। तो यहाँ इसको एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक क्या करेगा, ये वेट करेगा, क्या करेगा, वेट। मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, स्टारवेशन प्रोसेस होगा, कैसा होगा, स्टारवेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन कैसी होगी, स्टारवेशन होगी। अब स्टारवेशन प्रॉब्लम है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, तो स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम है, उस स्टारवेशन की प्रॉब्लम को एजिंग के द्वारा सोल्व किया जाता है। किससे सोल्व किया जाता है, एजिंग के द्वारा। तो स्टारवेशन प्रॉब्लम, स्टारवेशन प्रॉब्लम, स्टारवेशन प्रॉब्लम को एजिंग से सोल्व किया जाता है। तो जब नहीं अपनी स्टारवेशन प्रॉब्लम होती है, इसको किससे सोल्व किया जाता है, एजिंग से सोल्व किया जाता है। अब एजिंग क्या होता है, ठीक है, तो एजिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे जो कि क्या करता है, प्रोसेस को किसे बचाता है, स्टारवेशन से बचाता है, ठीक है। तो स्टारवेशन से कैसे बचाता है उसकी अपन बात करते हैं। तो एजिंग क्या होती है, एजिंग यह एक ऐसा प्रोसेस है, यह एक ऐसा प्रोसेस है, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट है जिसके लिए हम प्रोसेस को लंबे समय तक रैम में होने पर उसकी प्रायोरिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, उसकी प्रायोरिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने का क्या होता है, जिससे प्रोसेस को क्या होता है, जिससे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का चांस मिल जाता है। क्या है, चांस मिल जाता है। तो अपन ने बात किया कि जो स्टारवेशन है इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसको एजिंग से सोल्व किया जाता है। तो एजिंग में क्या होता है, एजिंग ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस है वो अगर लंबे टाइम में रैम में, तो जितने टाइम वो रैम में रहेगा उसकी प्रायोरिटी उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब प्रायोरिटी उसकी बढ़ जाएगी तो उस प्रोसेस को क्या है, पहले एग्जीक्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, रैम जो रन स्टेट है उसके अंदर बुला लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जिसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन। क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है सिंक, जैसे अपन देखते हैं, ठीक है, दो प्रोसेस है, मान लो एक प्रोसेस 1 और एक क्या प्रोसेस 2 है, ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अपने को कोई सिंक करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर दो प्रोसेस है P1 और P2, ये क्या एक दूसरे पर क्या डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस। जो दोनों क्या करते हैं, कोऑपरेटिव करते हैं, क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों प्रोसेस अपने अपने इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, अलग अलग एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि दोनों जो प्रोसेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और अपना रिजल्ट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब इससे को जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोसेस है वो पैरेलल एग्जीक्यूट होते हैं। कैसे होते हैं,
पैरेलल एग्जीक्यूट होता है। तो पैरेलल एग्जीक्यूट होता है तो इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है। जैसे कि मान लो अपनी मूवी है, उस मूवी के अंदर क्या है, ऑडियो और वीडियो है, ये दोनों क्या सिंक्रोनाइज होना चाहिए, वरना क्या होगा, कबाड़ हो जाएगा मूवी का पूरा का पूरा। अगर ऑडियो और वीडियो एक दोनों में से एक भी आगे पीछे हो जाए, लेग हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, और जो मूवी है उस मूवी का क्या हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है अपन इसके अंदर कैसे करेंगे, जो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 है, इसके अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन है उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन। तो सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन है एक तो सीमाफोर, क्या है सीमाफोर। तो सीमाफोर क्या होता है, सीमाफोर एक वेरिएबल की एक वैल्यू है, क्या है, वेरिएबल एक वैल्यू है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रोसेस को क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो प्रकार के सीमाफोर होते हैं, एक तो होता है बाइनरी सीमाफोर, कैसा होता है, बाइनरी सीमाफोर, और एक होता है अपना कौन सा, काउंटिंग सीमाफोर। कौन सा होता है, काउंटिंग सीमाफोर। तो दो होते हैं, एक तो होता है बाइनरी सीमाफोर और एक क्या होता है, काउंटिंग सीमाफोर। तो बाइनरी के अंदर तो इसकी दो वैल्यू होगी, या तो वैल्यू क्या होगी, 0 या फिर 1। तो इसमें दो ही सिंबल होंगे, कितने होंगे, दो ही सिंबल, या तो 0 होंगे या फिर 1। और इसमें क्या होंगे, इस पे कितने भी सिंबल हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कितने भी सिंबल यूज कर सकता है। तो अपने को याद रखना है कि जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कौन सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, सीमाफोर सोल्व करता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो बाइनरी सीमाफोर होता है और एक क्या होता है, काउंटिंग सीमाफोर। तो बाइनरी सीमाफोर होती है, इसकी दो वैल्यू होती है, ठीक है, और जो काउंटिंग सीमाफोर होता है उसकी क्या होती है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है या मल्टीपल सिंबल्स हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उनका एग्जीक्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, जिससे कि क्या, जो अपने को जो भी अपना आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो वो आउटपुट वही मिले जो क्या हो, सही हो, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट है टर्म रेस कंडीशन। कौन सी कंडीशन, रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन क्या होती है, तो रेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि फाइनल आउटपुट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। तो रेस कंडीशन क्या होती है, रेस कंडीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि फाइनल आउटपुट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पर डिपेंड करती है, क्या करती है, पर डिपेंड करती है। तो अपना कहने का मतलब ये है कि जो रेस कंडीशन है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो भी फाइनल आउटपुट आएगा, ठीक है, तो वो प्रोसेस के जो एग्जीक्यूशन होगी उसके सीक्वेंस पे निर्भर करेगी, क्या करेगी। जैसे कि मान लो एक प्रोसेस 1 है और एक प्रोसेस 2 है, अगर मान लो प्रोसेस 1 पहले हुआ और प्रोसेस 2 है वो अगर बाद में हुआ, इस सीक्वेंस में जो आउटपुट आएगा, क्या आएगा, आउटपुट। और जो प्रोसेस 2 है उसको पहले करने के बाद में और प्रोसेस 1 को अगर अपन ने बात किया तो उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग। तो जो ये अलग अलग जो आ रहा है, ठीक है, ये आउटपुट अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अपने जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर अपने क्या किया, उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, क्या कर दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो सीक्वेंस चेंज करने से जो आउटपुट है वो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, रेस कंडीशन बोला जाता है। अब इस रेस कंडीशन है, इस रेस कंडीशन को अपन रिमूव कैसे करते हैं, तो रेस कंडीशन से बचने के लिए रेस कंडीशन से बचने के लिए मैक्सिमम एक ही प्रोसेस को शेयर्ड रिसोर्स में एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो अपना ये जो है, ठीक है, जो ये सीक्वेंस वाला है, ठीक है, इस सीक्वेंस से अगर आउटपुट डिफरेंट आ रहा है तो इससे अपने को बचने के लिए क्या करना चाहिए कि मैक्सिमम एक ही प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या करना है चाहिए, उस जो भी अपन जिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उस पर जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग प्रोसेस का, ठीक है, तो वो एक ही को वो क्या करना चाहिए, वो डेटा या जो रिसोर्स है वो क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अपनी रेस कंडीशन क्रिएट ना हो।